हेलो दोस्तों आज हम मानव पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। भारत में मानव पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कैसे मानव पूंजी निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहले आप मानव पूंजी निर्माण का अर्थ समझ लीजिए, क्या होता है। चैप्टर का अर्थ समझ लीजिए पहले आप। देखिए, ये दो चीज़ों से बना हुआ है, मानव पूंजी और निर्माण। मानव पूंजी अलग चीज़ है, निर्माण अलग चीज़ है। तो दोनों को मिला के इस चैप्टर का नाम बना है मानव पूंजी निर्माण। देखिए, निर्माण का मतलब आपको सीधा सीधा आप समझ लीजिए किसी चीज़ में वृद्धि करना या किसी चीज़ को जनरेट करना, तो निर्माण कहलाता है। निर्माण आप समझते होंगे। फॉर्मेशन आप इंग्लिश में देख लीजिए, फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन आप समझते हैं। अब मानव पूंजी क्या होता है कि जो मानव का जो श्रम है, जो मानव खुद है, उसकी जो कौशल है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसमें अगर वृद्धि कर देते हैं हम, तो ये मानव पूंजी निर्माण कहलाता है पूरा का पूरा। अब इस पूरे चैप्टर में जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो देखिए, चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको यही लगेगा कि इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। तो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो के एंड में एक दो क्वेश्चन भी रखे हैं आपके लिए, तो उनको ज़रूर, उनका आंसर आप ज़रूर कमेंट में देना। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है। 95% आने की चांस होते हैं कि पूछ ही लिया जाता है भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है। अगर ना भी आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है। इसे तो आपको पता है, चैप्टर का नाम ही ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, इसे फिजिकल कैपिटल कहते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये देखते हैं हम। देखिए, इजी वे में लिखा है, आप इसे किसी भी एग्ज़ाम उसमें लिख सकते हैं। अगर आपके आता है क्वेश्चन तो आप इस नोट्स को लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी नोट्स आपके लिए बनाए हैं। तो देखते हैं। देखिए, भौतिक पूंजी से अभिप्राय है उत्पादन में प्रयोग होने वाले संसाधन। देखिए, जितने भी उत्पादन में जो संसाधन है, जैसे मशीन हो गया, भूमि हो गया, और जो पैसा आप लगाते हैं किसी भी उत्पादन में, किसी भी प्रोडक्शन में आप जो पूंजी लगाते हैं, वो तो भौतिक पूंजी होती है। जो मशीनें आप लगाते हैं, जो भूमि आपकी होती है, ये सब फैक्ट्री वगैरह, ये सब आपकी भौतिक पूंजी है, फिजिकल कैपिटल है। लेकिन मानव पूंजी से अभिप्राय है मानव की श्रम एवं कौशल से है। देखिए, मानव पूंजी क्या है, आप सीधा सीधा समझिए, एक मनुष्य ही मानव पूंजी है। देखिए, मनुष्य से एक मानव पूंजी हमें मिलती है। अब आपको किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है। देखिए, आपको किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको। आपको लैंड चाहिए, यानी कि भूमि चाहिए। फिर आपको जो कैपिटल है वो भी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, आपको मानव का श्रम भी चाहिए, यानी कि आपको मनुष्य की मेहनत भी चाहिए। बिना मेहनत के आप कोई भी सामान को जनरेट नहीं कर सकते। तो मानव पूंजी का अर्थ है कि मानव का जो श्रम है, यानी कि जो उसकी मेहनत है, उसी को हम मानव पूंजी कहते हैं। आगे से आप और भी डीपली समझ जाएंगे। बस आप मोटा मोटा इसे समझते चलिए, आपको अपने आप ही समझ में आता जाएगा। देखिए, भौतिक पूंजी दृश्य होती है, अर्थात इसको देख एवं छू सकते हैं। आप मशीनों को देख सकते हैं, आप भूमि को भी देख सकते हैं, आप पैसे को भी देख सकते हैं। तो इसकी एक पहचान भी है कि भौतिक पूंजी को हम देख सकते हैं। इसको आप हाथ में लेके भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत क्या हो जाएगी कि मानव पूंजी अदृश्य होती है, अर्थात ये ना देखी जा सकती और ये ना छुई जाती, अर्थात आप इसे महसूस कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 6 से 8 घंटे काम किया, तो आप उनको ये तो पता है कि आपने इतनी देर काम किया, आपने इतनी देर मेहनत की, लेकिन आपकी मेहनत दिख थोड़ी ना रही है कि मेहनत आपकी दिख जाएगी। तो ये इनविजिबल होता है, इसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं बस इससे। तो आपको ये भी अंतर इसमें है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे भूमि, मशीनें, ये उत्पादन में शामिल जो चीज़ें हैं, ये तो भौतिक पूंजी है। लेकिन मानव का श्रम, उसकी मेहनत, उसका कौशल, ये सब आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये सब मानव पूंजी है। यानी कि एक मानव के पास जो संसाधन होते हैं, वो उनको ही मानव पूंजी कहते हैं। अर्थात मानव के पास अदृश्य संसाधन, जैसे मानव श्रम, कौशल आदि को ही मानव पूंजी कहते हैं। ये मैंने बता दिया है पहले। मानव पूंजी की डेफिनेशन ये है, देख लीजिए, इसे लिख लीजिए।
यही लिखनी है अगर आपको पूछ लिया जाए तो। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मानव श्रम और कौशल। देखिए वैसे है तो एक ही बात, लेकिन इनमें भी बहुत डिफरेंस है मानव श्रम और कौशल में। कौशल आप किसी चीज़ को करने की आपकी वो होती है, अलग अलग तरीका होता है कि अलग अलग स्किल्स होती हैं हर इंसान में, और मेहनत आप करते ही हैं, तो दोनों में आप फ़र्क करिए। लेकिन चैप्टर के अनुसार क्या है कि मानव के कौशल में वृद्धि करना मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। अब जो मानव का जो कौशल है, जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं तो हमारा मानव पूंजी जनरेट हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा उसका। मानव संसाधन देखिए मानव संसाधन और मानव पूंजी में एक छोटा सा ही अंतर है, वो आपको इसमें समझ में आया क्या है। मानव संसाधनों से अभिप्राय है किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगे श्रम, यानी किसी वस्तु के उत्पादन में जो उसकी मेहनत यूज होती है, एवं मानव की जो क्षमता है उसी को मानव संसाधन कहते हैं। यानी कि आपको पता है कि मानव पूंजी सभी के पास होती है, सभी के पास मानव पूंजी होती है। यानी कि एक मनुष्य के पास सभी मनुष्य मेहनत करते हैं, सभी मनुष्य अपनी स्किल्स का मतलब अपनी स्किल्स को प्रकट करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बिना स्किल्स के ही वो काम करते हैं, जैसे मजदूर होते हैं, वो मतलब उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती तो इसलिए वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन सभी मनुष्य अपनी स्किल्स दे पाते हैं। लेकिन मानव संसाधन क्या कहता है, मानव संसाधन ये है कि कोई व्यक्ति किस काम को कितनी तरीके से कर लेता है, किस मतलब कितनी क्षमता है उसके अंदर, आप ये समझ लीजिए। सहन क्षमता से इसे जन वो लगाकर देखा गया है। एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे किसान के पास सर्दी में फसल काटने की क्षमता है। अब हर कोई तो ऐसे थोड़ी ना कर सकता है। अब कोई किसान अगर सर्दी में फसल काट रहा है तो हो सकता है उसे अधिक मतलब अधिक वो श्रम कर रहा है, अधिक मतलब उसके अंदर सहन क्षमता है, उसके अंदर मानव संसाधन अधिक है, तो ये भी आपको हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कोई विद्यार्थी अगर 4 बजे उठकर पढ़ता है तो उसके अंदर अधिक सहन क्षमता है। सहन क्षमता ये है कि वो मतलब बिल्कुल सर्दी में भी वो पढ़ रहा है 4 बजे उठ के, तो सामान्य व्यक्ति से तो ज़्यादा ही उसमें सहन क्षमता है, तो उसके पास भी मानव संसाधन ज़्यादा है। तो मानव संसाधन वही है जो मानव का श्रम है, कौशल, उसी को संसाधन कहते हैं, लेकिन इसमें अलग चीज से बताया गया है। अब मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है, मानव पूंजी निर्माण ये समझ लीजिए। यहाँ पे छात्रों को प्रशिक्षित करना लिख दिया आपके, मतलब आपको समझ में आ जाए आसानी से कि मानव पूंजी निर्माण वैसे होता क्या है। देखिए मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल, प्रशिक्षण, प्रवेशन और सूचना पर निवेश करना ही मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। क्या चीज़ दे रखी है, 6 चीज़ दे रखी है। शिक्षा दे रखी है, स्वास्थ्य दे रखा है, कार्यस्थल दे रखा है, प्रशिक्षण दे रखा है यानी कि ट्रेनिंग दे रखी है, ट्रेनिंग, प्रवचन दे रखा है, प्रवचन नहीं जानते आप, प्रवास जिसे माइग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, और सूचना दे रखी है। इन पर निवेश करना ही मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। ऐसे समझ लीजिए आप कि मानव पूंजी निर्माण अगर हम एजुकेशन पे ज़्यादा व्यय करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी कि हम अगर शिक्षा पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो हम मानव पूंजी को निर्माण कर रहे हैं, मानव पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हम ज़्यादा कॉलेज बनाएंगे, ज़्यादा स्कूल बनाएंगे, आज मतलब ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, तो वो बच्चे अपने उत्पादन क्रियाओं में शामिल होंगे, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, और मतलब देश की जीडीपी को बढ़ाएंगे। ये सब होता ही है, शिक्षा पर अगर आप अच्छा खर्च करें तो आपको वैसा ही वो जनरेट करके देंगे। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है शिक्षा पर व्यय और स्वास्थ्य पर व्यय। अब भाई हमने शिक्षा तो कर ली, लेकिन हमारी मतलब हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी हम एजुकेशन कर पाएंगे, एजुकेशन ले पाएंगे। तो दूसरा है स्वास्थ्य पर व्यय भी करना चाहिए, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ पर भी। फिर सूचना पर भी व्यय। सूचना कैसे, आपको मान लीजिए आपका पेपर है और आपको पता ही नहीं है कि आपका पेपर कहाँ है, तो सरकार को ऐसा भी करना चाहिए कि हर व्यक्ति को ये पता रहे कि उनकी मतलब कार्य करना मतलब कहाँ उनको कार्य करना है, कहाँ उनका मतलब एग्ज़ाम है वगैरह है। तो ये सब सूचना मिलना, आगे से किसी भी चीज़ की सूचना मिलना। अब तो आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो इसलिए सूचना मिल जाती है, तो इसी पर खर्च करने के लिए बात चल रही है। कौशल और इस पर व्यय, मैंने ये 4 पॉइंट लिख दिए हैं, तो ये भी इसी शिक्षा से जोड़ के देखा जाता है। सॉरी, ये भी शिक्षा से ही देख के जोड़ा जाता है। और 2 और पॉइंट दे रखे थे उसमें, माइग्रेशन, प्रवास, वो मैंने लिखे नहीं है, लेकिन आप उसमें जोड़ सकते हैं पॉइंट। और भी आप जोड़ सकते हैं जो ट्रेनिंग है, वो भी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर मतलब कार्य करने की क्षमता है,
आप कार्य कोई भी कार्य कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो आपको वो कार्य कैसे करेंगे। मतलब आपको अगर कोई ट्रेनिंग ही नहीं देगा, मान लीजिए आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं लेकिन आपको कोई ट्रेनिंग ही नहीं देगा तो आप कैसे अच्छा खेल पाएंगे। तो यही होता है, ट्रेनिंग भी हर चीज़ की होनी चाहिए। अब आपको पता चलेगा कि मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है। देखिए एक चीज़ और इसमें आ जाती है, मानव भारत में संघीय व्यवस्था है। आपको पता है हमारा शासन कैसा है यहाँ पे, जहाँ पर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर कार्यों का दायित्व अलग अलग होता है। अतः पूंजी निर्माण के अलग अलग स्तरों पर मतलब पूंजी निर्माण भी अलग अलग स्तरों पर होता है। देखिए कैसे, इस ये भी एक समस्या है। यहाँ पर एजुकेशन भी 3 पार्टों में बटा हुआ है। एक तो वैसे तो 2 पार्ट में है, एक तो गवर्नमेंट हो जाता है, एक प्राइवेट हो जाता है। लेकिन एक एजुकेशन ऐसे होता है जो कि स्थानीय स्तर पर होता है, मतलब सरकार जैसे बट रखी है वैसे ही एजुकेशन भी बट गया है। तो अलग अलग वो अलग अलग अपनी स्किल्स अपनाते हैं, अलग अलग अपनाते हैं। तो ये भी एक समस्या होती है। अगर सारी चीज़ें सरकार के हाथ में हो तो एजुकेशन भी अच्छा हो पाएगा, अगर सारी चीज़ें प्राइवेट हो तो उस स्तर से हो पाएगा। मतलब एक बैलेंस बिगड़ जाता है हर चीज़ का। अब इसके स्रोत क्या है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी के क्या स्रोत हैं। शिक्षा में निवेश को ही मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ भी लिया जाए कि मानव पूंजी का इंपॉर्टेंट कौन सा सोर्स है, यानी कि इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, तो आप शिक्षा लिखिए। क्योंकि अगर शिक्षा पर हम ज़्यादा खर्च करते हैं तो शिक्षा से ही हर बच्चा पढ़ेगा और मानव मतलब पूंजी का निर्माण करता रहेगा, जनरेट करेगा उसे। तो शिक्षा आप लिख सकते हैं किसी भी चीज़ में अगर आपसे पूछ लिया जाए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य पर निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत हैं। अब जो मैंने लिखे थे वहीं पे वही यही चीज़ इसके स्रोत है, ये स्रोत ही है। तो ये आप लिख सकते हैं, 4-5 पॉइंट आप लिख लीजिए कोई, और उस पर एक्सप्लेन करने के लिए तो एक्सप्लेन आप कर दीजिए आराम से। इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि इसमें कोई समझ में आने वाली चीज़ ना हो। एग्जाम्पल से समझिए, आपके परिवार वाले तथा सरकार दोनों ही आपकी शिक्षा पर खर्च करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आगे आप मतलब उन जितने आप पे वो खर्चा कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप उससे निर्माण करें। यानी कि जितना पूंजी आप पर, यानी कि जितना पैसा आप पर खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा आप उनको मतलब कमा कर दें, निर्माण करके दें, एक देश के लिए भी और एक परिवार के लिए भी। तो यही होता है। अब एक चीज़ और आ जाती है, मानव विकास और मानव पूंजी। क्या है वैसे मानव विकास, तो ये देखते हैं हम। देखिए मानव पूंजी तथा मानव विकास दो शब्द एक जैसे लगते हैं, किंतु दोनों में अंतर अलग सा प्रतीत होता है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो अभिन्न अंग है। देखिए सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है। सरकार ने भी ये कर दिया है कि और कुछ मिले ना मिले लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सभी को प्रोवाइड होनी चाहिए। आपको पता है कि अब गाँव तक भी मतलब पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी शिक्षा और स्वास्थ्य की। अब हर देश में हर कोने में शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता है। अभी हाँ कम है, इस पे काम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे सभी स्तरों पर शिक्षा की उपलब्धता हो जाएगी। तो सरकार भी दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर देती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी। अगर क्वेश्चन में आ भी जाए कि सरकार किन चीज़ों पर ज़्यादा मतलब पूंजी निर्माण की कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत है, तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा है, फिर स्वास्थ्य है, और भी जो चीज़ें रखी है वो भी आप ध्यान रखना। अर्थात निरंतर शिक्षा ग्रहण करने से आपके कौशल यानी कि आपकी ज्ञान में वृद्धि होती है, तो आपका विकास भी होता रहता है। मानव का विकास निरंतर होता रहता है, यानी कि ये होता ही रहता है जब तक आपकी जो आपका जीवन है वो समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ये होता ही रहता है। यह कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। देखिए मानव विकास के जो अहम हिस्सा माना जाता है वो शिक्षा को ही माना जाता है। शिक्षा से हमारे कौशल में वृद्धि होगी, हमारी जो सोचने की क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है, हमारे डिसीजन भी अच्छे ले सकते हैं अगर हमने शिक्षा अच्छी ग्रहण की है तो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि। देखिए आर्थिक समृद्धि क्या है, ये समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है ये समझ में नहीं आया होगा। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि जो हमारी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं देश के अंदर, आप सीधे सीधे जोड़ के देख लीजिए, हमारी जो जीडीपी होती है अगर उसमें वृद्धि हो रही है। जीडीपी में वृद्धि कब होती है, जब हमारी देश की जो भी घरेलू आय है, मतलब जो भी देश में उत्पादन प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ज़्यादा अगर बढ़ता है
तो उसे ही आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यानी कि हमारी जो आर्थिक क्रियाएं वो बढ़ रही हैं, ज़्यादा उद्योग लग रहे हैं, ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, तो उससे ही आर्थिक समृद्धि होता है। हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है, अतः वह अधिक आय अर्जित कर पाता है। ये सभी को पता है। एक एजुकेटिव पर्सन है वो ज़्यादा आय कमा पाता है, बजाय कि जो अशिक्षित है, यानी कि जो जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं की है। अभी भी यही है आपके साथ। आपने देखा होगा कि कई बच्चे 10th पास 12th पास ही होते हैं, वो क्या करते हैं कि फिर वो मजदूरी करते हैं बाद में, क्योंकि वो अशिक्षित मतलब अशिक्षित तो उन्हें नहीं मानना चाहिए जी, यानी कि वो इतनी शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की कि वो मतलब ज़्यादा आय कमा सके और ज़्यादा आय का वो निर्माण कर सके। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है कि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। तो स्वाभाविक है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक होता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता है, आपके सभी को शिक्षित व्यक्ति का योगदान ज़्यादा होता है जीडीपी में और अशिक्षित व्यक्ति का कम होता है। अतः सरकार सभी नागरिकों को शिक्षित बनाने की कोशिश करती है ताकि देश की आय भी बढ़े और लोगों को रोजगार भी मिले। अब देखिए ये ईएमसी क्यों चलाया जा रहा है दिल्ली में, ताकि अधिक से अधिक लोग बिजनेस की तरफ जाएं, लोगों को रोजगार देने के लिए बने, और इससे क्या होगा, इससे देश का ही कल्याण होगा और आपका भी होगा। आर्थिक समृद्धि के क्या सूचक हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य। राष्ट्रीय आय में अधिक योगदान दे। देखिए आपने देखा होगा पूरे चैप्टर में शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात टिकी हुई है, क्योंकि मानव पूंजी का निर्माण इन दोनों से ही होता है ज़्यादा। शिक्षा से, अगर आप शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करते हैं तो मानव पूंजी का निर्माण अधिक होगा, और स्वास्थ्य पे भी करते हैं तो भी। स्वास्थ्य व्यक्ति अपना कार्य बेहतर तरीके से कर पाता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो कहाँ अपना काम कर पाएगा। आपने देखा कि हमारे जीवन में इतनी ही बीमारियाँ होती हैं, इतनी चीज़ों से हम ग्रस्त होते हैं, तो अगर उनका समाधान ही नहीं होगा तो हम कैसे अपना कार्य कर पाएंगे, अपन कैसा हम दैनिक कार्य कर पाएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मानूंगा मैं इसको। ये पूछ लिया जा सकता है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन कैपिटल जनरेट करने में क्या प्रॉब्लम्स है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए, और इसे साथ ही साथ आप बस एक दिमाग में बैठाते जाइए। देखिए सबसे पहले आप समस्या को, अगर इकोनॉमिक समस्या देखते हैं तो वो जनसंख्या की है। भाई इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, विश्व की तो 8 अरब पॉपुलेशन हो गई है और भारत की 140 के 140 करोड़ के लगभग हो रही है। तो देखिए कहाँ से, मतलब कहाँ से कितना सरकार करेगी, कितना एजुकेशन पे खर्च करेगी। भाई दिन प्रतिदिन इतनी जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो ये भी एक समस्या बन रहा है। जनसंख्या समस्या नहीं है, समस्या है बेरोजगारी लोगों की। संसाधनों में कमी, यानी कि रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है। अब कम रिसोर्सेज में इतने लोगों को कैसे मतलब कार्य करने की वो सिखाई जाए, तो रिसोर्सेज भी कम है और अशिक्षित लोग भी है। यानी कि ये सब मैंने लिख दिया पॉइंट, ये भी आप देख लेना। और निचले स्तर की सुविधाएं भी, जैसे भारतीय जनजातीय लोग हैं, इनको मतलब शिक्षाएं नहीं पहुंच पाती। एक इसमें टर्म भी आ जाता है प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन क्या होता है, इंग्लिश में इसे ब्रेन ड्रम भी कहते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अच्छा मतलब अच्छा वैज्ञानिक बन जाता है, अच्छा इंजीनियर बन जाता है, तो वो ये सोचता है कि भारत में उसे अच्छा खासा पैसा नहीं मिल रहा, अच्छा खासा उसकी कमाई नहीं हो रही, ना उसका नाम हो रहा है भारत में। तो वह क्या करता है कि वो दूसरे देश में चला जाता है अपने कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए। जैसे अमेरिका में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से 15% जो कंपनियां हैं उनमें उनको भारत के व्यक्तियों ने स्टार्ट किया है, जो भारत के लोग हैं उन्होंने ही स्टार्ट किया है वहाँ पे जाके। तो दूसरे देश में वो चले जाते हैं, अपने इसके साथ उनकी जो प्रतिभा है वो भी चली जाती है। प्रतिभा का मतलब होता है उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो मस्तिष्क है उनका, ये समझ लीजिए आप, जो एक तरीके से उनका ब्रेन ही चला जाता है वहाँ पर। और निम्न शैक्षिक मानक, यानी कि लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, यानी कि हमारी जो यहाँ की शिक्षा है वो भी लो स्टैंडर्ड की है। तो ये भी एक मेन कारण है इसका, और इसी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। अशिक्षित लोग, इसमें मैंने नेगेटिव पॉइंट लिख दिया, लेकिन आप इसकी जगह बेरोजगारी और कुछ भी लिख सकते हैं।
अब देखिए शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि है या कमी। देखिए अब तो वृद्धि हो रही है धीरे धीरे। सार्वजनिक व्यय क्या होता है? सार्वजनिक का मतलब है एक सरकार के अंडर में जो कार्य होता है वो सार्वजनिक होता है। भारत सरकार शिक्षा पर व्यय अधिक करने लगी है, अतः शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। अगर आप पहले से देखिए, आप कल्पना करें कि 1990 से और आज की शिक्षा देखिए तो बहुत परिवर्तन आया है। पहले जो इतनी स्कूल्स कॉलेज नहीं थे, लेकिन अब हर गांव हर गली हर शहर में कॉलेज, मतलब कॉलेज स्कूल्स मिल जाएंगे आपको। सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अत्यधिक व्यय करती है। सॉरी, जो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होती है जो 1 से 5 तक होती है, यानी कि 1 क्लास मतलब 1 क्लास से 5वीं तक की, यानी कि 1 से 5वीं तक की जो शिक्षा होती है हमारी, उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। इस पर ज़्यादा खर्च कैसे होता है? उनको भाई बच्चे को मिड डे मील भी मिलता है, उनको मतलब नहीं जी प्रोवाइड भी करते हैं, बुक्स भी देते हैं वो, और इनका मतलब खर्चा आता है उनका, तो इन पे ज़्यादा आता है, प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करती है। कुल सरकारी व्ययों में शिक्षा पर व्यय 7.92 यानी कि 7.92% से बढ़कर 15.7% हो गया है। पहले देखिए कितना था, अब डबल हो गया। इसी पर भारत की जीडीपी में भी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है इस आंकड़े पे मत जाइए, ये आंकड़ा हो सकता है पुराना हो, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो आप आंकड़े पे मत जाइए, बस आप ये देखिए वृद्धि हुई है। आप अनुमान से लिख सकते हैं कितनी वृद्धि हुई है। अब देखिए ये चीज़ आपको भी पता होगी, शिक्षा हमारे यहाँ पे 2 भागों में बटी हुई है, सार्वजनिक और निजी। है कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी है और गवर्नमेंट भी स्कूल भी है। अब जो गवर्नमेंट स्कूल है, यानी कि जो सरकारी स्कूल्स हैं, जिन पे इनमें भी शिक्षा की सुविधाएं बेहतर कर रही है सरकार। अब एक टर्म और आ जाती है, इसमें एक टॉपिक आ जाता है, भारत में शैक्षिक उपलब्धियां। सामान्यतः किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियां का आकलन वैश्विक साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। भारत की साक्षरता दर लगभग, यहाँ पे प्रतिशत लिखना मैं भूल गया, लगभग 79% की लगभग है। ये लगभग है, ये आंकड़ा मतलब बदलता रहता है, ये तो हर टाइम में बदलता रहता है, मतलब 1 महीने 2 महीने में बदलता है, क्योंकि शिक्षा सुविधाएं अगर जैसे बेहतर होंगी, जहाँ के मनुष्य पढ़ने लगेंगे लोग, तो वहाँ की मतलब साक्षरता दर भी बढ़ती रहेगी। जैसे केरल की बढ़ती रहती है, बिहार की भी ऐसे बढ़ती रहेगी, और भी जो राज्य हैं उनकी बढ़ती रहेगी। जितनी भी जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी अलग अलग साक्षरता दर है। तो आपको बस दो का साक्षरता दर पता होना चाहिए। जो उच्च साक्षरता दर है वो केरल की है और निम्न साक्षरता दर बिहार की है। वैसे पूछा नहीं जा सकता, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है पूछ भी लिया जाए। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, इनका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखिए, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? जो ये पारित किया था कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा ज़रूर दी जाए। तो ये एक नियम कब आया था, आपको कमेंट में बताना, 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए मैंने इतनी समस्याएं बताई है, 4-5 समस्याएं आपको बताइए, उनमें से किसी भी 2 पर आपको उल्लेख करना है, किसी भी 2 का नाम आपको कमेंट में लिखना है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ज़्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर में, बस आपको पता होनी चाहिए कि मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है, क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।